स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल योनि क्लासेस पे। और आज हम करेंगे अपने इमेज बेस्ड जो फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज हैं क्लास 12 के, वो हम करेंगे। और इससे पहले कल मैं आप सभी के लिए मैचिंग के एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। इसके साथ साथ आप सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टॉपिक्स में से, बस वही कवर कर लो। और टाइम ज़्यादा नहीं है तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर कर लो। और इसके साथ साथ आज और भी वीडियोज आने वाली हैं आप सभी की, तो आप सभी को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, यानी कि हमारे चैनल योनि क्लासेस को, और उसका जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और सबसे पहले आप उस तरह जो आपकी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी है उसमें जुट सके। तो चलिए, और इसके साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट है हम करवाते हैं अपने यहाँ पर। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हो गए और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, वो करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पिक्चर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पिक्चर में जो मैचिंग है उसे इंक्लूड कर देते हैं, यानी मिक्स कर देते हैं पिक्चर और मैचिंग दोनों को। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, ये जो दिखाया गया है ये कौन सा है, चेयर सीट एंड रिच परीक्षण होता है ये। तो हमारा ये हो गया इसका, यानी कि फर्स्ट का सेकंड कहाँ कहाँ पर दे रखा है, एक तो ये बी वाले में दे रखा है और एक डी वाले में दे रखा है। अगला देखो, ये क्या है, बाजू मोड़ने का परीक्षण, जिसमें इसने हाथ में डंबल ले रखा है और ये बाजू मोड़ रहे हैं। तो ये वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण दे रखे हैं सारे के सारे। तो बाजू मोड़ने का परीक्षण ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी दोनों में दे रखा है, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड वाला दे रखा है, ये होता है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। तो पिक्चर आपको क्लियर याद होनी चाहिए, इनके उद्देश्य याद होने चाहिए। वीडियो नहीं देखी है उद्देश्य और पिक्चर वाली, तो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, तो आप सभी देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये चेस्ट सिट एंड ये सॉरी 8 फुट अप एंड गो परीक्षण हो गया। तो थर्ड का फर्स्ट किस में दे रखा है, देखो थर्ड का फर्स्ट डी वाले में नहीं दे रखा, तो डी वाला ऑप्शन कट हो गया और ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ये जो होता है ये है आपका सिट चेयर स्टैंड परीक्षण होता है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति है ये खड़ा हो रहा है फिर बैठ रहा है, तो ये होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो नॉकआउट फिक्सचर वगैरह है आपकी पहचान होनी चाहिए सारे टूर्नामेंट से। तो यहाँ पर सिंपली ये जो फर्स्ट बॉक्स में दिखाया गया है ये आपका कौन सा है, नॉकआउट टूर्नामेंट है। तो सिंपली हो गया ये तो हमारा, तो ये हो गया नॉकआउट फिक्सचर, विधि दिखाई गई है। तो फर्स्ट का फोर्थ दो ऑप्शन में दे रखा है, ए में और बी में, ठीक है, इन दो में दे रखा है और बाकी ये कट हो गया हमारी। अब देखो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ये कौन सा दिखा रखा है, ये हमारा होता है, ये जो होता है ना, ये स्टेयरकेस फिक्सचर विधि होती है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट का हमारा सॉरी सेकंड का फर्स्ट हो गया, तो सेकंड का फर्स्ट दोनों में दे रखा है। अब थर्ड से पता चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। तो जो थर्ड दे रखा है ये हमारा साइक्लिक फिक्सचर है और फोर्थ वाला भी हमारा साइक्लिक फिक्सचर है। पर जो साइक्लिक फिक्सचर में जो हमारी सम संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी एक टीम होती है उसे स्थिर कर देते हैं, उसे फिक्स कर देते हैं, और बाकी टीमों को क्या करते हैं, बाकी टीमों को खिलाते हैं मैच। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, जो वन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन देखूँ अगर मैं यहाँ पर, तो इसमें जो वन है, वन को यहाँ पर क्या कर रखा है, स्थिर कर रखा है और बाकी सारी टीमें खेल रही हैं। तो इसलिए हमारा ये इसका सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या के बारे में दिखा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विषम संख्या में जो साइक्लिक फिक्सचर होती है उसमें जो विषम संख्या होती है उसमें बाई को स्थिर कर देते हैं और बाकी सारी टीमों को खिलाते हैं। तो देखो यहाँ पर बाई 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 इनको स्थिर किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, अभी यहाँ पर पूछा है मैचिंग के तौर पर और वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इसमें फिर से मैचिंग दे दी। तो देखो यहाँ पर हमें ये जो पैर का निशान दिखाया गया और पैर का ये जो चाप दिखाई गई तरीके से, तो आपने वो वाला पढ़ा होगा जो विकृति थी, आसन संबंधी विकृति, उसमें जो आपका पैर की जो आकृति में गड़बड़ हो जाती थी वो वाला पढ़ा होगा आपने। तो वो किस कारण होता है, वो होता है पंजों पर खड़े होकर चलते हैं हम या फिर गलत तरीके के जूते वगैरह पहन लेते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो इसलिए फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट हमारा ए वाला ऑप्शन में दे रखा है और सी वाला ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाला देखो, ये सेकंड वाला जो है हमारा पीछे की ओर जो कुबड़ है ये दिखाया गया है यहाँ पर, और ये किस आसन से ठीक होता है, यहाँ पर वो पूछा गया है, ये हमारा भुजंग आसन से ठीक होता है। तो सेकंड का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का थर्ड हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, सी वाला। बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये क्या है, स्काइलोसिस की बीमारी दिखाई गई है, आसन संबंधी विकृति। इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एस प्रकार की है, तो ऐसे बनती है फिर ऐसे बनती है। इसको ठीक करने के लिए, यानी कि अगर एस प्रकार की हड्डी इस तरीके से बनी हुई है तो वो इसके अपोजिट दिशा में क्या करेगा, जो त्रिकोण आसन है वो करेगा व्यक्ति। तो त्रिकोण आसन किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। तो थर्ड का फोर्थ कहाँ पर है, हाँ थर्ड वाले में दे रखा है हमारे थर्ड ऑप्शन में। अब नेक्स्ट हमारा ये देखिए,
जो घुटने हैं ये धनुषाकार टांगे हैं यहाँ पर, यानी कि घुटने आपस में टकरा नहीं रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया धनुषाकार टांगे। तो ये जो होते किस वजह से ठीक हो सकते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए पैरों के अंदरूनी हिस्से पर चलना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इनके पैरों में ही गैप हो जाता है अलग तरीके का, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे बीच में घुटने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो पैरों के अंदरूनी हिस्से में चलना जो होता है इसके अंतर्गत आता है। तो हमारा जो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ गए हम सभी। तो फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि देखो मैं आप सभी के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, कल से ही कितनी ज़्यादा वीडियोस आप सभी की आ रही हैं। तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि अन्य से भिन्न चुनिए, तो यहाँ पर और कौन सा, मतलब अलग कौन सा है इसमें। ये जो हमें दिखाया गया है ये पीछे की ओर कुबड़ है, ये जो हमें दिखाया गया ये और ये सारे के सारे हमारे जो हैं अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन वाला जो है वो दिखाए गए हैं। यानी कि जो कुबड़ जो पीछे की ओर है ये इनमें से अलग है, तो इसलिए फर्स्ट इसके नीचे लिखा गया है, तो इसलिए बी में यहाँ पर फर्स्ट लिखा गया, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, उपरोक्त मैदान डैश परीक्षण से संबंधित है। तो ये मैदान जो दिखाया गया है ये कौन से परीक्षण से संबंधित है। अगर आपने जो मैदान है बहुत अच्छे से देख रखा होगा, यानी कि पिक्चर आपको याद होगी तो आपको पता होगा। तो पहले यहाँ पे 50 मीटर दौड़, दूसरा 600 मीटर दौड़, तीसरा शटल दौड़, और जो होता है यहाँ पर 8 फुट अप एंड गो परीक्षण यहाँ पर दिया गया। तो ये जो है शटल दौड़ होती है, यहाँ पर जो कुछ रखा होता है गुटखा उसे लेकर जाया जाता है, उस साइड रखा जाता है फिर आया जाता है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शटल, ये यहाँ पे शटल दौड़। और शटल दौड़ का क्या उद्देश्य होता है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो बताओ फटाफट, शटल दौड़ का क्या उद्देश्य होता है। तो मैं अभी बता सकती हूँ कि शटल दौड़ का क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि चपलता और गति जो होती है उसका परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चित्र में एक खिलाड़ी द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ का विवरण है। तो यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि इसमें से जो खिलाड़ी है उसने क्या चीज ली है। तो इतने परसेंटेज में एक खिलाड़ी ने इतना सारी चीजें, कोई पोषक तत्व लिया है, ये इतने पोषक तत्व लिया और ये इतने परसेंट लिया है। अब यहाँ पूछा गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, क्या चीज लिया है, फिर सभी का सभी। तो इसने सारी की सारी चीजें ग्रहण की है, उसका ही पाई चार्ट यहाँ पर दिखाया गया, तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी का सभी। यानी सारी चीजें ली हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों चीजें ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर कौन सा, ये पिक्चर देखकर आपको क्या पता चल रहा है। ये जो पिक्चर है इसमें बताया गया है कि जो ये क्या दिखाया गया है हमें, ये नॉकआउट फिक्सचर के आधार पर सीडिंग भी दी गई है टीमों को और बाई भी दी गई है। तो सीडिंग वाली टीम और बाई वाली टीम से पता चल रहा है हमें कि ये नॉकआउट फिक्सचर है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है कि पहला प्रश्न है, टूर्नामेंट में जो सीडिंग टीमें नहीं है उसकी संख्या क्या है। सीडिंग टीमें जो नहीं है उनकी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 9, तीसरा 12 और चौथा 7। तो देखिए टोटल टीमें यहाँ पर कितनी है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर कट हो गई है, वैसे टोटल टीमें यहाँ पर 10 थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 10 भी लिख देती हूँ मैं, ना तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो 10 टीमें थी इस तरीके से, ठीक। तो थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पर कट हो गई है। तो यहाँ पर देखो ये जो 10 टीमें हैं और इसमें से आपको ये बताना है कि कितनी टीमों को सीडिंग नहीं दी गई है। कितनी टीमों को सीडिंग यहाँ पर दी गई है पहले ये देखते हैं। पहली वाली को दी गई, यहाँ पर सीड लिखा गया, ये हो गए 2 और ये हो गए 3। तो यानी कि 10 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो कितना निकल के आता है, हमारा 7 निकल के आता है। तो 7 टीमों को क्या है यहाँ पर, हमें 7 टीमों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, इनको सीडिंग नहीं मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वह प्रावधान जो अच्छी टीमों को अलग अलग हिस्सों या पूलों में रखता है ताकि वे अन्य अच्छी टीमों के साथ पहले राउंड में न खेलें। तो ये बताना है हमें ये क्या होता है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है या ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके यूज करके अच्छी टीमों को क्या है शुरुआती राउंड में बाहर नहीं करवाया जा सकता। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको बाई और सीडिंग में क्या अंतर है ये समझना पड़ेगा। मैंने देखा काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि बाई में क्या अंतर होता है, सीडिंग में क्या अंतर होता है। आई थिंक उन बच्चों ने हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी है, इसलिए उन्हें ये कंफ्यूजन हो रही है। तो जो बाई किस टीम को दी जाती है, जो 2 के प्राप्त गुणांक में नहीं होती है उनको बाई दी जाती है।
और जो 2 के प्राप्त गुणांक में होती है, और इसके साथ-साथ जिन टीमों को शुरुआती राउंड्स में नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत बाहर नहीं करवाना, यानी कि जो अच्छी टीमें होती हैं वो क्या हो जाती है, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर वो मैच हार गई तो बाहर हो जाती है। तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीडिंग दी जाती है। तो सीडिंग किन-किन को दी जाती है? एक तो अच्छी टीमों को जो शुरुआती राउंड में अलग ना करने के लिए सीडिंग दी जाती है। और जो ये सीडिंग होती है वो क्या करती है, सीडिंग देने के बाद जो टीमें हैं उन्हें सीधे सेमीफाइनल से पहले जितने भी राउंड है किसी भी राउंड में प्रवेश करवाया जा सकता है। ये 2 अंतर आपको याद रखने हैं। ये 2 बातें इसकी हो गई। इसके साथ-साथ जो सीडिंग है वो 2 के प्राप्त जो टीमों की संख्या 2 के प्राप्त के गुणांक के अनुसार होती है, उन टीमों को क्या है, सीडिंग दी जाती है। 3 बातें सीडिंग की हो गई और 2 बातें हमारी बाई की हो गई। एक तो ये बाई किसको दी जाती है, जब टीमों की संख्या क्या होती है, 2 के प्राप्त गुणांक में नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि जो बाई होती है वो पहले राउंड में ना खिलवाकर, जिस भी टीम को बाई दी जाती है वो पहले राउंड में ना खेल कर दूसरे राउंड में खेलती है। तो ये 2 बातें हमारी क्लियर होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि टीमों को क्या करना है, हमें बचाना है, जो अच्छी टीमें हैं हमें उसे बचाना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाता है, सीडिंग दी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सीडेड टीम नहीं है? तो कौन सी सीडेड टीम नहीं है यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर 10, 8, 13 और 7। इसके लिए हमें पीछे देखनी पड़ेगी, ये जो दी गई थी। तो देखो जो 10, 8, यहाँ पर देखो 8 को भी दी गई है, 7 को भी दी गई है, और फिर क्या दे रखा था उन्होंने, 10, 8, 13 और 7। तो 13 का मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो हमें टीम दिखाई नहीं दे रही है। तो जो 10 वाली टीम थी ना, क्योंकि मैंने कहा पिक्चर कट हो चुकी है, तो मेरे पास तो पिक्चर है वो, तो इसलिए मुझे पता है। तो जो 10 वाली टीम है वही ठीक होगी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें नहीं दी गई थी। पर यहाँ पर जो थोड़ी सी पिक्चर है ये मैंने यहाँ पर लगाई, तो इसकी वजह थोड़ी सी कट हो गई, तो इसलिए। तो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये कौन सा दिया गया है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक टूर्नामेंट है, पर ये कौन सा टूर्नामेंट है? चलो एक हिंट दे देती हूँ कि ये लीग टूर्नामेंट है। लीग टूर्नामेंट के भी टाइप्स होते हैं, उसमें से ये कौन सा टाइप है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। और अब इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना करने का फॉर्मूला n है। तो क्या है फॉर्मूला, तो ये बताना है हमें। तो जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें मैचों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है एक तरीके से, वो क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। तो वो आपका क्या होगा, जो लीग टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट में 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा आप सभी को, जो मैचों की संख्या निर्धारित करने का, एक सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में हमारा n, इस तरीके से n ब्रैकेट n-1 अपॉन में 2, ये होता है हमारा सिंगल लीग टूर्नामेंट में। डबल लीग टूर्नामेंट में n हमारा होता है फिर ब्रैकेट n-1 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इन दोनों में से केवल एक ही हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नहीं दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है, लीग टूर्नामेंट में विजेता टीम का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये बताना है हमें। तो लीग टूर्नामेंट में जो विजेता टीम होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटिश पद्धति, दूसरा अमेरिकन मेथड, तीसरा कोई भी मैच नहीं जीतता, और चौथा है ए और बी दोनों। तो ब्रिटिश विधि और अमेरिकन विधि, इनके द्वारा क्या होता है, लीग टूर्नामेंट का निर्धारण होता है कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम नहीं जीती है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या लीग फिक्सचर प्रक्रिया नहीं है? तो लीग फिक्सचर प्रक्रिया कौन सी नहीं है, यहाँ पर ये पूछी गई है। पहला सीडी विधि, दूसरा सीडी विधि, तीसरा यहाँ पर चक्रीय विधि, और चौथा है ये टेबुलर विधि। तो लीडर होता है, इसका मतलब भी सीडी होता है। ठीक है, सीडी नुमा पद्धति आपने पढ़ी होगी लीग टूर्नामेंट में। स्ट्रेयर का मतलब भी सीडियां होता है, तो इसलिए ये भी हो गया हमारा। साइक्लिक विधि भी इसके अंतर्गत ही आती है आपकी। तो ये तीनों के तीनों तो करेक्ट हो गए, पर यहाँ पर नहीं पूछा गया था टेबुलर विधि, ऐसा कुछ भी नहीं होता लीग टूर्नामेंट में, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हम सभी के सामने। यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है इसे आप रीड कर सकते हो, मैं सीधे क्वेश्चन देख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें ये पिक्चर दी गई है।
तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये बाई दी गई है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो बाई दी गई है तो ये नॉकआउट फिक्सचर हो गया हमारा, नॉकआउट फिक्सचर यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया। तो अब जो है इस फिक्सचर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर बोला गया है फिक्सचर को आरेखित करने में अपनाए जाने वाली विधि। तो यहाँ पर जो ये फिक्सचर बनाया गया है हमारा, तो इसको बनाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल हुआ है? तो पहला है लीग, दूसरा नॉकआउट टूर्नामेंट, तीसरा लैडर और चौथा यहाँ पर है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है। तो देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, खेले जाने वाले मैचों की गणना करने का फॉर्मूला क्या है या फिर सूत्र क्या है? तो खेले जाने वाले जो मैच होते हैं यानी कि नॉकआउट फिक्सचर में जो मैचों की संख्या निकाली जाती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, कौन से फॉर्मूले के आधार पर निकाली जाती है? तो इसलिए यहाँ पर हमारा टोटल जो टीमें होती हैं उसमें से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो मैचों की संख्या निकल के आ जाती है। तो इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सी वाला, देखो, इस टूर्नामेंट का लाभ डैश। तो इस टूर्नामेंट का क्या लाभ होता है, यानी कि जो नॉकआउट फिक्सचर है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसका क्या लाभ होता है? और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप सभी को फॉर्मूले की वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो ये जो होता है इस टूर्नामेंट का क्या लाभ है नॉकआउट फिक्सचर का? पहला है किफायती, दूसरा कम समय, तीसरा दोनों ए और बी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। किफायती यानी कि एक तरीके से जो किफायती सस्ता, ठीक है, कम खर्च वाला। तो एक तरीके से देखिए तो इसमें समय की भी बचत होती है। तो यहाँ पर कम खर्च का मतलब है समय की बचत हो रही है। समय की बचत होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों की बचत हो जाती है, जैसे मैदान वगैरह हो गया, उससे किराए वगैरह की जो बचत है वो हो जाती है एक तरीके से। तो इसलिए किफायती तो है ये, तो ये टिक हो गया। कम समय लगता है, जैसे मैंने अभी बताया कम समय लगता है, जो भी टीम हार जाती है उसे सीधे बाहर कर दिया जाता है नॉकआउट फिक्सचर में से, इसलिए इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें काफ़ी सारे विटामिन ही विटामिन दिखाए गए हैं, ए बी के इतने सारे टाइप्स दिखा दिए थे, सी डी ई के, ये दिखाया गया है यहाँ पर हमें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा गया है, विटामिन खनिज पानी को सामूहिक रूप से डैश भोजन कहा जाता है। तो विटामिन खनिज और पानी को अगर हम एक नाम दें कि ये जो है तीनों के तीनों किस प्रकार के भोजन है, तो कौन सा होगा? पहला बॉडी बिल्डिंग, दूसरा डिफेंसिव, तीसरा एनर्जी यील्डिंग, चौथा यहाँ पर दे रखा है फैसिलिटिंग। तो जो डिफेंसिव होता है वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो डिफेंसिव होता है इसका अर्थ होता है बचाव करना। जैसे कि डिफेंसिव को बीमारी भी जो कहते हैं, इसका मतलब होता है जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं इसकी वजह से कौन सी डिफेंसिव हो जाती है, इसकी वजह से हमारे शरीर में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से याद रखना है, तीनों के तीनों जो होंगे हमारे डिफेंसिव होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी के सामने, विटामिन ई के उत्पादन में योगदान देता है डैश और डैश संस्थान को मजबूत बनाने में। तो विटामिन ई जो होता है वो किस चीज में योगदान देता है, किस चीज को इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है, मजबूत बनाने में? पहला ऑप्शन है शक्ति पाचन, दूसरा है एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं, शक्ति लिखा गया। तीसरा दोनों ए और बी जो होता है हार्मोन और मांसपेशियां। तो विटामिन ई जो होता है एंटीबॉडीज बनाने में इंपॉर्टेंट है और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसे विकसित करने में इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से? देखो, विटामिन ई की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज का मतलब है कि हमारी बॉडी में पहले से ही ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि हम एक बार इतने जोर जबरदस्त तरीके से हम बीमार होते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें थोड़ा बहुत फीवर होकर रह जाता है पर हम इतने बीमार नहीं होते हैं जितने पहले हुए थे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी उस रोग को पहचान गई है। ऐसा कहा भी जाता है, जैसे कि अगर देखिए कि जो कोरोना वायरस होता है जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसके बाद वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज क्यों बनती है? कि अगर अगली बार दोबारा से कोरोना वायरस आएगा तो हमारी बॉडी उसे लड़ने के लिए पहले से तैयार रहेगी, पहले से पहचान कर लेगी कि ये वो वाला वायरस है और इससे इस तरीके से लड़ना है, तो एंटीबॉडीज बन जाती है। तो ये जो है, ये मैंने इसलिए करंट का एग्जाम्पल दिया कि आपको याद रहेगा। तो विटामिन ई इंपॉर्टेंट है। अब जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? कि रोगों से लड़ने की शक्ति, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये भी क्या है, विटामिन ई की वजह से क्या होती है, मजबूत होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करो भाई, लाइक जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी। देखो आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर कर रहा है आज।
यहाँ पर दे रखा है डैश विटामिन 8 पानी में घुलनशील विटामिन का एक समूह है जो सेलुलर उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन 8 जो है, जो पानी में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उस समूह को उसे कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए ये बी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर जो है हमें दिखाया गया है, ये हमें आसन संबंधी जो विकृति है दिखाई गई। पहली पिक्चर को देखे हमें पता चल रहा है इसके पैरों में इतना ज्यादा गैप है, यानी कि ये क्या है? ये है धनुषाकार टांगे। दूसरा जो दिखाया गया यहाँ पर जो है, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है घुटनों में, यानी कि ये घुटने आपस में टकरा रहे हैं। और तीसरा बिल्कुल स्वस्थ है यहाँ पर, तो ये आसन संबंधी विकृति नहीं है हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है, ऊपर दिए गए चित्र में बाई और सबसे अधिक दिखाई देने वाली विकृति डैश की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर दिखाई गई जो हमारी बाई तरफ की है, ये वाली जो पिक्चर है, इसमें जो विकृति है वो किस तरीके की है, किसकी कमी के कारण होती है? तो पहला आयरन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा विटामिन डी और चौथा दोनों खे और के। तो कैल्शियम और विटामिन डी इन दोनों की वजह से क्या होता है, यह आसन संबंधी विकृति में, जैसे घुटने के टकराना या रीढ़ से हड्डी से संबंधित कुछ भी अगर आसन संबंधी विकृति आ रही है, तो या फिर हड्डी से संबंधित कोई भी है, तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा, ये घ वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, पैरों की अंदरूनी किनारे पर चलना डैश के लिए एक उपाय हो सकता है। तो पैरों की अंदरूनी, आप सभी को याद है, जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो देखो, पहला धनुष पैर, दूसरा यहाँ पर फ्लैट पैर, तीसरा यहाँ पर अधिक वजन और चौथा पैर विकृति। तो धनुष पैर जो होते हैं, धनुषाकार जो टांगे होती हैं, वो उसमें क्या होता है, अगर हम पैरों के अंदरूनी किनारे पर चलते हैं तो इससे क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के घुटनों का टकराना डैश नामक रोग होता है। तो व्यक्ति के अगर घुटने आपस में टकराते हैं तो कौन सा रोग है? तो वो है हमारा रिकेट्स। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप सोचेंगे रिकेट्स कैसे है, तो एक बार फटाफट एक काम करिए, अपना जो गूगल है या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें जाओ और जाकर रिकेट्स लिखो, रिकेट्स इमेज निकाल कर देखो, तो उसमें आपको ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दिखाई देगी। तो इससे आप समझ जाएंगे रिकेट्स भी यही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है, इस विकृति को दूर करने के लिए घुड़सवार सबसे अच्छा व्यायाम है। तो घुड़सवार सबसे अच्छा व्यायाम क्यों है? और यह जो यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी विकृति को दूर करने के लिए घुड़सवार एक अच्छा व्यायाम है। तो घुड़सवार यानी कि हमने देखा था जब घुटने आपस में टकराते हैं तो उनमें गैप करने के लिए या तो बीच में तकिया लगाया जाता है, घुड़सवारी की जाती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो घुटने का टकराना ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 5वां दे रखा है, इस आसन को नियमित रूप से करने से घुटनों के दर्द का इलाज हो जाता है। तो कौन से आसन को करने से घुटने में अगर दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है? पहला पद्मासन, दूसरा ताड़ासन, तीसरा वज्रासन और यहाँ पे चौथा दे रखा है हलासन। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पद्म आसन। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट है, आप सभी से लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और साथ साथ में आंसर आप सभी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मैं पूरी आशा करती हूँ। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तस्वीर में दर्शाई की यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें महिला के पास कितने सेंटीमीटर का वो है, फुट कितना है यहाँ पर? तो ये 44 होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कुर्सी की ऊंचाई होती है महिलाओं के लिए ये 44 दी गई है। अगला जो दिखाया गया है, पहली तस्वीर में ये जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये तस्वीर ये क्या कर रही है? ये यहाँ पर हर्बल स्टेप टेस्ट जो है वो कर रही है, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ब्रोहा के द्वारा विकसित किया गया है। तो मैंने जो कल असर्शन वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने जो ब्रोहा है मैंने बता दिया वो होगा रिक्लियो जोन्स, तो उसे करेक्ट कर लेना, वो रिक्लियो जोन्स नहीं होगा, हर्बल स्टेप टेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैं अपनी गलती मान रही हूँ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, दूसरी तस्वीर में दिखाए गए परीक्षण का नाम है। तो दूसरी तस्वीर में जो परीक्षण दिखाया गया उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें दूसरी तस्वीर ये हो गई। तो ये सारी जो दिखाई गई है ये हमारी कौन सी होती है? चेयर सिट एंड ब्रिज परीक्षण होती है। ओ सॉरी, ये होता है हमारा चेयर स्टैंड परीक्षण। चेयर स्टैंड परीक्षण, चेयर सिट एंड ब्रिज तो दूसरा हो गया। हाँ, ये चेयर स्टैंड परीक्षण है, और ये जो होता है हमारा रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखो, फिटनेस स्तर का अनुमान लगाने के लिए कितनी बार पल्स रेट लिया जाता है, यानी कि HST का फॉर्मूले में कितनी बार लिया जाता है? वो 3 बार लिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो है इसी के साथ हमारी यहाँ पर क्लास जो होती है कंप्लीट होती है अपनी, और अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फटाफट, और हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।